दोस्तों, हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो हमारी पिछली कक्षा थी उसमें हम शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों की चर्चा कर रहे थे और आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपनी क्लास शुरू करेंगे। तो हमारा टॉपिक था शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियाँ। देखिए, आपको जैसा कि पता है कि हमारा टॉपिक है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियाँ। तो हम इस चर्चा को ही आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए हमें शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, एक अध्यापक अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कई कार्य करता है। न कि सिर्फ प्रभावी बनाने के लिए, बल्कि वो उसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि छात्र को अधिक से अधिक ज्ञान दे सके, अधिक से अधिक समझा सके। इसके लिए वो विभिन्न क्रिया करता है और उन कार्यों में से एक कार्य होता है हमारे सहायक सामग्रियों का प्रयोग। इनका प्रयोग देखिए, मैं बताती हूँ। इनका प्रयोग एक तो किया जाता है रुचि उत्पन्न करने में। ये सभी मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन एक सामान्य जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए। आपको मैं ये बता दूं कि वे साधन जो अध्यापक की उद्देश्य पूर्ति अथवा छात्र के अधिगम में सहायक होते हैं, वे सहायक संसाधन शिक्षण संसाधन कहलाते हैं। अर्थात आप समझ गए होंगे कि कोई भी एक शिक्षक जब भी शिक्षण कार्य करा रहा है और उसने जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग किया है, वह सभी सहायक सामग्रियाँ कहलाएगी। शिक्षण अधिक सामग्री शिक्षक को रुचिकर व स्थायी प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रुचिकर, स्थायी और प्रभावी, इससे कि बालक को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो सके, बालक ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। देखिए, एक चीनी कहावत है और इस कहावत को आगे बढ़ाते हुए मारिया मोंटेसरी इत्यादि ने भी कई चर्चाएं कही। देखिए, मारिया मोंटेसरी का कथन है, लिख देती हूँ यहाँ पे, मारिया मोंटेसरी। देखिए, मारिया मोंटेसरी ने कहा कि जो मैं सुनता हूँ, उसने एक बालक के लिए कहा, जबकि वो तो एक महिला थी, लेकिन उन्होंने पुल्लिंग का प्रयोग किया क्योंकि वह एक बालक की बात कर रही थी कि जो मैं सुनता हूँ भूल सकता हूँ। अर्थात कई बार आपने देखा होगा कि हम किसी की आवाज़ सुनते हैं, हम दिन भर में बहुत से लोगों की आवाज़ सुनते हैं और हमें उनमें से अमूमन एक या दो की आवाज़ भी याद नहीं रहती, अगर उसे हम नहीं जानते। क्यों? अगर किसी की विचित्र आवाज़ है तो हो सकता है कि हमें थोड़ी याद रह जाए, लेकिन संभवतः हमें याद नहीं रहती। एक सामान्य आवाज़ हमें याद नहीं रहती। अर्थात हमारे द्वारा घर परिवार में भी कई बातें होती हैं, उनमें से हम सीमित शब्दों को ही याद कर पाते हैं। कई बार हम किसी से वार्तालाप करते हैं, उसका भी हम मोटा जो बात होती है वही ध्यान में रह पाती है। इसका कारण यह है कि जो मैं सुनता हूँ भूल सकता हूँ। और दूसरा कथन उन्होंने दिया कि यह पूरा एक ही कथन है, जो मैं देखता हूँ याद रख सकता हूँ। देखिए, मारिया मोंटेसरी ने एक बालक को ध्यान में रखते हुए कहा कि जो मैं सुनता हूँ भूल सकता हूँ, जो मैं देखता हूँ याद रख सकता हूँ, लेकिन यानी कि परंतु जो मैं करता हूँ उसे कभी नहीं भूल सकता। अर्थात जो भी अपन ने कार्य किए हैं वो अपन कभी नहीं भूलते, क्योंकि वह अपन इससे नहीं भूलते क्योंकि उसके अंदर अपन पूर्ण तल्लीनता, पूर्ण संलग्नता, पूर्ण सक्रियता के साथ अपन कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारी सभी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होती है। हमने कोई काम किया तो हमारा हाथ, हमारी आँखें, हमारे कान, हमारा मुंह और हमारा मस्तिष्क सभी सम्मिलित रूप से एक ही कार्य को कर रहे हैं।
लेकिन जब हम केवल सुनते हैं तब केवल हमारे जो कान हैं वही सक्रिय रह पाते हैं। अर्थात जब मैंने सिर्फ सुना तो सिर्फ मेरे कान सक्रिय थे, हो सकता है मेरी निगाहें कहीं और हो, मेरा हाथ कोई अन्य कार्य कर रहे हो, इसलिए मेरे दिमाग का, अर्थात मैंने यहाँ पे मेरे से तात्पर्य इस शब्द से है जो बालक कर रहा है कि जो मैंने सुना वह हम भूल सकते हैं क्योंकि हमारा ध्यान बट रहा है, हमारे मस्तिष्क एक ही वक्त में कई कार्य कर रहा है। दूसरा था जो मैं देखता हूँ, अर्थात देखते वक्त जैसा कि मैंने कहा हो सकता है जो हम देख रहे हैं उसके अलावा हम कुछ अन्य चीज़ सुन रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, इसलिए उसे भी याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो हम करते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते क्योंकि उसमें हमारे कान, हाथ और हमारा मस्तिष्क, हमारी आँखें, ये सब एक साथ यानी कि समस्त ज्ञानेंद्रियाँ एक साथ कार्य करती है, इसलिए वो एकदम स्थायी होता है। और इसी का कारण है सहायक सामग्रियाँ, यानी कि सहायक सामग्री का प्रयोग इसलिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि बालक देखे, सुने और प्रयोग में ले। देखिए, ज़रूरी नहीं कि वो उसे प्रयोग में ले, लेकिन एक अध्यापक जब उसे प्रयोग में ले रहा है तो बालक ऐसी अनुभूति करेगा कि जैसे यह कार्य वह स्वयं कर रहा है, इसलिए वह उसकी ज्ञानेंद्रियाँ सक्रिय रहती है और एक रुचिकर कार्य उसे लगता है और रुचि उत्पन्न होने के बाद बालक उसमें अधिक संलग्न हो पाता है। देखिए, अब मैं इसे मिटाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियाँ हैं वो हमारे अधिगम को, हमारे शिक्षण को प्रभावी बनाती है, रुचिकर बनाती है और इसी के साथ साथ हमारा जो ज्ञान है वह स्थायी करती है। अब हम देखें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसने कहा है कि इसने दृश्य श्रव्य सामग्रियों के प्रयोग को स्पष्ट करते हुए लिखा है। जो शिक्षा बोर्ड है इन्होंने दृश्य श्रव्य सामग्रियों के प्रयोग के लिए कहा है। जैसे कि मारिया मोंटेसरी का कथन था जो मैंने आपको इससे पहले बताया। अब कथन जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है, मैं आपको बता देती हूँ क्या है। इन्होंने कहा कि शिक्षण की गुणवत्ता, मैं लिखी देती हूँ जिससे आपको ज़्यादा, आप भी देखेंगे सुनेंगे तो आपको ज्ञानेंद्रियाँ सक्रिय होगी, आपको ज़्यादा याद होगा। शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में सहायक सामग्रियाँ उपलब्ध करवाना अति आवश्यक है। अर्थात अब आप शब्दों की गंभीरता को समझ गए होंगे कि क्या कहा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा है कि अगर शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाना है तो की सहायक सामग्री को अति आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना ही पड़ेगा। अर्थात जो हमारी शिक्षण की गुणवत्ता को सुधारना है तो सहायक सामग्रियाँ अति आवश्यक है। अति आवश्यक इसलिए है ताकि बालक रुचिकर रहे, जिज्ञासु बने, अदर सीखे। मतलब अदर से है कि वो उसे अतिरिक्त ज्ञान प्राप्ति हो कि किस संदर्भ में क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है। क्योंकि जब भी हम कोई एक कार्य करते हैं तो उसके साथ साथ कई अन्य जो संबंधित वस्तुएं हैं हम उनका भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका एक कथन था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर जो शिक्षण कराया जा रहा था वो नीरस व अरुचिपूर्ण था, क्योंकि वो पाठ्य पुस्तक से संबंधित केवल वहाँ के अध्यापक जो थे वो पढ़ा रहे थे, जिससे कि हमारा शिक्षा का स्तर गिर रहा था। लेकिन जब से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ध्यान दिया कि अगर इसमें सुधार ला रहा है तो बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दिया जाए और शिक्षण को इस प्रकार बनाया जाए कि बालक ज़्यादा सीखे। जैसा कि आपने देखा होगा कि कई बार हमें घर की या अन्य कोई बात हमें कोई कहता है तो हमें याद नहीं रहती, पर जब हम टीवी देखते हैं या हम कोई फिल्म देखते हैं तो हमें याद रहती है। क्यों?
क्योंकि उसमें हम इंटरेस्ट लेते हैं, हम रुचि लेते हैं, हमारा पूरा ध्यान उसी पर रहता है। उसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहा कि इसके लिए हमें संसाधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे। संसाधन से तात्पर्य है सहायक सामग्री शिक्षण की। अब देखते हैं हम अगला टॉपिक हमारा। देखिए, जैसे कि मैंने आपका पिछली क्लास के अंदर शिक्षण सहायक सामग्रियों का वर्गीकरण करा दिया था। वर्गीकरण से तात्पर्य है, मैंने 4 आधार पे किया था। मैं एक बार याद दिला देती हूँ आपको। एक तो मैंने कराया था इंद्रियों के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर जो कि 3 होता है। एक तो श्रव्य, एक दृश्य और एक श्रव्य, एक होता है श्रव्य और दृश्य। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था प्रौद्योगिकी के आधार पर। ठीक है, प्रौद्योगिकी के आधार पर मैंने 2 बताए थे आपको। एक तो सॉफ्टवेयर, एक बताया था मैंने हार्डवेयर। फिर मैंने एक और वर्गीकरण बताया था आपको प्रक्षेपण के आधार पर। प्रक्षेपण के आधार पर भी मैंने आपको 2 बताए थे। एक तो प्रक्षेपी यानी कि प्रोजेक्टिव, एक अप्रक्षेपी यानी कि नॉन प्रोजेक्टिव। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी के आधार पर, जो कि 6 प्रकार का है, यानी कि एनसीईआरटी 6 प्रकार में इन्होंने वर्गीकृत किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा आप। पहला था हमारा ग्रामिक्स, ठीक है। दूसरा था हमारा प्रदर्शन, तीसरा था हमारा त्रिआयामी, चौथा था हमारा श्रव्य। देखिए, अगर आप कहेंगे कि इसमें दृश्य नहीं आया, तो दृश्य देखा जाए तो त्रिआयामी, प्रदर्शन, ये सब क्या है? यह भी तो दर्शन का ही एक रूप, दृश्य का एक रूप हो गए। इसलिए इन्होंने दृश्य को अलग से नहीं लिखा, क्योंकि जब श्रव्य आ गया तो आपके दिमाग में हो सकता है यह बात ध्यान आए, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसके बाद था हमारा प्रक्षेपी और इसके बाद था प्रक्रिया सामग्री। ठीक है, ये मैंने आपको दोबारा से आपका दोहरान करा दिया है। अब आप पुनः देखें। अब हम इन सामग्रियों पर एक एक को सामग्री को लेके हम उन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कई बार बाहर से न पूछ के सामग्री के अंदर से पूछ लिया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी श्रव्य सामग्री है, कौन सी दृश्य सामग्री है। तो अब हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। देखिए, जैसे कि मैं आपको एक बात बता दूं कि एक सवाल है हमारा पूछा गया, ये थोड़ा सहायक सामग्री से संबंधित, इसे कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता ही देती हूँ। देखिए, पूछा गया था कि एडलर डेल का सिद्धांत, एक महोदय हुए एडलर डेल, इन्होंने दिया था अनुभव शंकु का सिद्धांत। देखिए, इनके सिद्धांत का नाम था अनुभव शंकु। अनुभव शंकु इन्होंने कहा कि ये वैसे जो एडलर थे यह थे ओहियो एक उसका विश्वविद्यालय का नाम है, जो कि अमेरिका में है। मैं इनका परिचय बता देती हूँ और लिख भी दिया मैंने। फिर आपकी जानकारी के लिए ये है कि जो शंकु ज्यामिति, जो एडलर ने शंकु ज्यामिति के आधार पर सापेक्षित प्रभावशाली अध्ययन किया, वह उसका नाम ही उन्होंने अनुभव शंकु दिया। यानी कि एक एडलर महोदय हैं, उन्होंने एक सापेक्षिक प्रभावशाली अध्ययन किया। किस पे किया? एक ज्यामितीय आकृति के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्रियों का। तो वह जो सिद्धांत निकला, उस सिद्धांत का नाम उन्होंने अनुभव शंकु रखा। अब अनुभव शंकु नाम से पता चल रहा है कि शंकु है, तो कुछ इस प्रकार होता होगा। ठीक है, अब इसको इन्होंने 5 भागों में वर्गीकृत किया। देखिए, ये हो गया हमारा पहला भाग, ये हमारा दूसरा भाग, ये तीसरा, ये चौथा और ये हुआ हमारा 5वां भाग। अब 5 भागों का वर्गीकरण उन्होंने इस प्रकार से किया कि
कि पहले भाग को उन्होंने कहा शीर्ष भाग, जैसा कि दिख भी रहा है कि ऊपर ही ऊपर है, तो शीर्ष भाग का नामकरण हमें भी उचित लग रहा है। अगर अब हम देखें कि दूसरे का उन्होंने क्या किया, अब जब शीर्ष भाग तो इसको है ही, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर रखा क्या गया, इसके इस पहला जो भाग था इसमें इन्होंने रखा केवल शब्द को, यानी कि केवल शब्दों के आधार पर जो भी वर्गीकरण हुआ उसे, यानी कि जो ये वर्गीकरण था ये था शब्द के आधार पर, यानी कि इसमें केवल शब्दों को ऐसे, इसके अंदर ऐसी सहायक सामग्रियां रखा गया जो कि शब्दों से संबंधित हो। ठीक है। और दूसरा जो वर्गीकरण किया वह था श्यामपट्ट। अभी मैं बताती हूँ, एक मिनट, आप पहले इसके अंदर किन किन को रखा गया आप पहले वो देख लीजिए, ताकि आपकी आधी चीज़ें तो वही क्लियर हो जाएगी। आदि तीसरे के अंदर इन्होंने रखा सभी प्रकार के प्रोजेक्ट। इन्होंने क्या रखा, सभी प्रकार के प्रोजेक्ट को रखा। अगर हम चौथी की बात करें तो इन्होंने इसमें रखा सिनेमा, वृत्त चित्र और क्षेत्रीय भ्रमण। क्या रखा है इन्होंने, सिनेमा, वृत्त चित्र और क्षेत्र भ्रमण। अब पांचवें में इन्होंने सभी का समायोजित करके जो विधियां छूट गई, यानी कि जो सहायक सामग्रियां छूट गई उनको रखा, यानी कि इनसे संबंधित या इनको मिलाकर या इनको मद्देनजर रखते हुए जो भी शिक्षक ने प्रयोग किया वो सभी इसी में रखा गया, यानी कि सम्मिलित। अगर अब हम देखें तो क्या हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि जो पहला ही भाग है उसके अंदर शब्द के आधार पर तो रखा गया, लेकिन इसमें देखा जाए तो शब्दों को क्या किया उन्होंने, प्रस्तुत किया। इसलिए इस पहले भाग का नाम क्या हो गया, प्रस्तुतिकरण। और अगर हम दूसरे का देखें तो श्यामपट्ट, मॉडल, चार्ट, ये बालकों के सामने उन्होंने प्रस्तुत किए, तो उन्होंने नाम दे दिए प्रस्तुति, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रस्तुत पहले हो गया। अगर उन्होंने इन सब का क्या किया, श्यामपट्ट, मॉडल और चार्ट, इनको उन्होंने प्रदर्शन किया, तो उनका क्या नाम रखा गया, प्रदर्शन। जैसा कि तीसरा है सभी प्रकार के प्रोजेक्ट को मैंने आपको बता रखा है पहले ही, मैंने जब वर्गीकरण किया था तो इनका मैंने प्रक्षेपण में रखा था, तो उन्होंने प्रक्षेपण ही नाम दिया। चौथा जगह हमारा है सिनेमा या क्षेत्र भ्रमण। जैसा कि आप जान रहे हैं कि क्षेत्र भ्रमण और सिनेमा वृत्त चित्र के अंदर आपको पता है कि स्वयं अनुभव करते हैं, इसमें बालक को प्रत्यक्ष अनुभव होता है, जो देखता है अपनी आंखों से देखता है, छू के महसूस करके वहाँ के वातावरण या जो भी सामग्री है जिससे भी संबंधित है उसकी प्रत्यक्ष ज्ञान लेता है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक तरह से नाम दिया कि प्रत्यक्ष अनुभव। और पांचवे का उन्होंने नाम दिया आधार भाग। क्योंकि ये बिल्कुल नीचे था इसलिए इन्होंने कहा आधार भाग। देखिए अगर आपने देखा होगा तो ऊपर ही ऊपर उन्होंने पहले वाले का भी एक और नामकरण कर रखा था, शीर्ष भाग। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार हो गए। ये पूछा गया सवाल है, एडलर डेल के अनुसार कौन सा सिद्धांत दिया गया शिक्षण सहायक सामग्रियों से संबंधित। तो आप अब बता देंगे कि अनुभव शंकु सिद्धांत दिया गया। इससे पहले चर्चा की थी कि हमने लगभग सारे सिद्धांत को पढ़ लिया है। अब हम एक एक करके सभी जितनी भी हमारी सामग्रियां हैं उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हमारी पहली सामग्री और सबसे इम्पोर्टेंट सामग्री जो कि आपको पता भी होगी कि मैं किसका नाम देने वाली हूँ, वह है श्यामपट्ट, जो कि अध्यापक का मित्र है। अभी फ़िलहाल मेरा मित्र है क्योंकि मैं भी आपको श्यामपट्ट द्वारा ही पढ़ा रही हूँ, जो मैं आपको समझाने में सहायक हूँ। तो मेरे जो भाव हैं या मेरे जो शब्द हैं, हो सकता है आप लोग कई
मेरे शब्दों को न सुन पाए तो आप देख के उसे समझने में आपको आसानी हुई। आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। देख इसलिए पा रहे हैं शामपट्ट के द्वारा मैं लिख रही हूँ। तो एक तरह से सहायक सामग्री क्या हुई? शामपट्ट। अब शामपट्ट के बारे में हम देखते हैं कि क्या है। शामपट्ट है पहले तो दृश्य सामग्री, जैसा कि आपको पता है। मैंने पहले वर्गीकरण किया था तब आपको बताया था। अब मैं बताती हूँ कि यह कौन सी सामग्री है? परंपरागत, क्योंकि ये परंपरा से ही चली आ रही है, इसलिए ये परंपरागत सामग्री है। शामपट्ट की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? देखो, आपके मस्तिष्क में भी सवाल आया होगा कि किस महोदय ने शामपट्ट का सबसे पहले प्रयोग किया था, शामपट्ट का आविष्कार किस तरह से हुआ होगा। देखिए, शामपट्ट की जो अवधारणा थी वो दी थी विलियम जेम्स ने दी थी अवधारणा। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ आपको एक और बात इसकी कि देखिए, वैसे तो शामपट्ट हमने विभिन्न आकृति के देखे हैं और हो भी सकते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन जो शामपट्ट का एक मतलब आदर्श आकृति, आदर्श रूप माना गया है वह है आयताकार, अर्थात जिसकी लंबाई और ऊंचाई समान न हो। आप भली भांति परिचित हैं आयताकार किस प्रकार का होता है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि देखिए, जिसकी दोनों ओर से ऊंचाई समान हो परंतु उसका शीर्ष और उसका आधार की जो चौड़ाई है वो इस प्रकार होनी चाहिए, यानी कि ये वाली रेखा समान होती है और ये समान होती है। इसी के अलावा जो हमारा ये जो चौड़ाई है इसका मान ज़्यादा होना चाहिए शामपट्ट में, जबकि ये वाला जो भाग है ये कम होना चाहिए, अर्थात जो ऊंचाई वाला भाग है ये कम होना चाहिए। अब आप आयताकार आकृति समझ गए। अब हम हमारी अगली जो विशेषता है शामपट्ट की उसे देखेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि ये अध्यापक का परम मित्र होता है, परंतु मुझे इसको लिख भी देना चाहिए ताकि अगर आप नहीं समझ पाए मेरे शब्दों को तो आप देख के ज़्यादा समझेंगे और देखा हुआ ज़्यादा याद रहता है अपेक्षाकृत सुनने से। हमारा जो अगला है, देखो, जैसे कि आपको पता है कि शामपट्ट कई प्रकार के होते हैं। शामपट्ट के प्रकार, अब आपने समझ लिया होगा कि शामपट्ट के प्रकार हैं तो कई प्रकार के होते हैं। किस प्रकार? लकड़ी का हो सकता है, सीमेंट का हो सकता है। अब आप कहेंगे सीमेंट के किस प्रकार? देखिए, जो कोई स्कूल होती है, आपने सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में कई बार जो शामपट्ट देखा होगा तो उस पर दीवार पर ही थोड़ा उभरा हुआ भाग बना दिया जाता है। माना कि जैसे ये दीवार है, माफ़ कीजिएगा मेरी दीवार टेढ़ी हो गई, ये दीवार है। अब इस दीवार पे हल्का सा थोड़ा सा सीमेंट या चूना या जिससे भी दीवार बनी उसका थोड़ा सा उभार लेते हुए ऐसे सीमेंट लगा दी जाएगी और उस पर काले रंग का लेपन कर दिया जाएगा, अर्थात काला कलर से उसका लेप कर दिया जाएगा जिससे कि वो शामपट्ट बन जाएगा। और उभरा हुआ होने से वह थोड़ा जो दीवार है उससे थोड़ा अलग दिखेगा, इससे बालक को पहचानने में आसानी होगी। तो मैंने बताया कि लकड़ी की हो सकता है, सीमेंट का हो सकता है और लोहे का भी हो सकता है, यानी कि किसी भी वस्तु का शामपट्ट बनाया जा सकता है। वैसे जिस शामपट्ट में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब आप सोच रहे होंगे कि शाम तो नहीं है, इसका कलर तो उज्जवल है, अर्थात ये काला नहीं है, ये सफ़ेद है। देखिए, जैसे कि जैसे वक्त बदलता जाता है तो अवधारणाएं बदलती जाती है, सोच बदलती जाती है, इसलिए इसका कलर भी काले से सफ़ेद हो गया। इसका कारण यह है कि जब चौक से लिखा जाता है, काले शामपट्ट पे चौक ही चलती है, और जब चौक से लिखा जाता है तो वह चौक बालकों के कपड़े ख़राब कर सकती है, बालकों के श्वसन के साथ उनके श्वसन क्रिया तक पहुंचती है और उन्हें नुकसान कर देती है, क्योंकि जो चौक होती है वह चूने से निर्मित होती है जो कि एक हानिकारक है। इसलिए बालकों के स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए धीरे धीरे जैसे कि संशोधन होता गया, उस प्रकार ही ब्लैक की जगह वाइट बोर्ड हो गए, फेनेलन बोर्ड हो गए, बहुत सारे बोर्डों के हमें जैसे कि नाम पता है। अब स्मार्ट बोर्ड आ गए। तो धीरे धीरे वक्त बदलता है तो संस्कृति परिवर्तित होती रहती है।
उसी प्रकार एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी अध्यापक पढ़ाए, देखिए पहले मैं आपको समझाती हूँ। ये है हमारा बोर्ड और ये है हमारे अध्यापक महोदय। जब ये अध्यापक का हाथ है और जब ये ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है तो अध्यापक और ब्लैक बोर्ड के जो मध्य का जो कोण है ये 45 डिग्री का होना चाहिए, अर्थात ये हमारे अध्यापक महोदय हैं और ये इनका हाथ है। तब जब ये लिख रहे हैं तो ये जो कोण है ये 45 डिग्री का होना चाहिए। ये इस प्रकार ये 45 डिग्री का कोण बन गया, क्योंकि इस प्रकार लिखने से बालक के ज़्यादा समझ में आएगा। और सबसे बड़ी बात, आप ये सवाल पूछा गया है कि अध्यापक और श्यामपट्ट के मध्य कोण। अध्यापक और श्यामपट्ट के मध्य कोण होगा, मैंने आपको बताया 45 डिग्री का। ठीक है, किस प्रकार होगा ये भी मैंने आपको समझाया, एक बार फिर समझाती हूँ। जैसे कि माना कि श्यामपट्ट है, ये हमारे मित्र, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये अध्यापक मित्र महोदय हैं। मैं ये कहना चाह रही थी, यह है अध्यापक मित्र महोदय। अब ये अध्यापक है, इस अध्यापक द्वारा जो भी लिखा गया एक श्यामपट्ट पर, तो वह लिखते वक्त जो कोण बनेगा वह कोण होगा 45 डिग्री का। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हमारा, मैं एक और एडिशनल आपको बात बताती हूँ कि श्यामपट्ट पर तो लिखते वक्त 45 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन जो एक अध्यापक का झुकाव है वह इस तरह से होना चाहिए कि वह उसका आधा भाग श्यामपट्ट पर देखते हुए हो और वह बार बार पुनः पीछे मुड़कर भी देख सके, अर्थात इससे बालकों पर उनका नियंत्रण रहेगा। अर्थात पता चले कि अध्यापक लिखे जा रहा है और पीछे से जो कि छात्र हैं वह मस्ती कर रहे हैं या कुछ। अब आप इसको देख लीजिए, मैं इन्हें मिटा देती हूँ। एक बार आपको मैं पुनः समझाती हूँ कि यह एक दृश्य सामग्री है, ये परंपरागत है। इसकी अवधारणा विलियम जेम्स ने दी। आयताकार आकृति आदर्श मानी गई है, अध्यापक का परम मित्र है। इनके विभिन्न प्रकार होते हैं। अध्यापक और श्यामपट्ट के मध्य 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। देखिए, एक सवाल जो कि पूछा गया था कि छात्र अध्यापक किस प्रकार के श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं। आप भी कभी छात्र अध्यापक रहे होंगे, आपने भी बीएड या एसटीसी कुछ किया होगा, तो वो किस प्रकार का श्यामपट्ट प्रयोग में कर लाते हैं। तो आपको पता है कि वो किस प्रकार का श्यामपट्ट प्रयोग में लाते हैं, वह लाते हैं लपेट फलक। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना से संबंधित है, तो आप बताइएगा। शिक्षा नीति 1986 ब्लैक बोर्ड से संबंधित है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब ब्लैक बोर्ड के साथ समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे हैं। तो राजस्थान सरकार ने, जो ये है हमारी राजस्थान सरकार जिसमें हम रह रहे हैं, वह क्षेत्र हमारा राजस्थानी क्षेत्र है, हमारा राज्य है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने कहा कि अब श्यामपट्ट के स्थान पर कौन सा प्रयोग में लाया जाएगा, कौन सा पट्ट इस प्रयोग में लाया जाएगा, हरित पट्ट। देखिए, भले कौन सा भी पट्ट प्रयोग में लिया जाए, लेकिन जब कथन में आता है, जो सहायक सामग्री में कहा जाता है, वह श्यामपट्ट ही कहा जाएगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि श्यामपट्ट पर सफ़ेद रंग की चौक अधिक प्रभावी होती है, जैसा कि आप जानते हैं। और श्यामपट्ट पर लिखते समय ऊपर से नीचे की ओर मिटाएं, यानी कि ऊपर हमने कुछ लिखा, जैसे कि आपको पता है मैंने ऊपर से कुछ लिखा और ऊपर से हम नीचे की ओर आए। और जब मैं आपको ने देखा हुआ कि मैं से इसे मिटाती हूँ, तो मैं ऊपर से नीचे की ओर मिटाती हूँ, ताकि बालक ने अगर ऊपर का लिख लिया होगा और नीचे का लिख रहा होगा तो वह लिख सकेगा। अब है हमारी प्रत्यक्ष वस्तु वास्तविक पदार्थ। सर्वाधिक प्रभावशाली होती है ये शिक्षक सामग्रियों में प्रत्यक्ष महत्व या नोट आदि, जानवरों की फोटो इत्यादि का होता है। जैसा कि कभी शिक्षण विधि हम ऐसी पढ़ा रहे हैं जिसके अंदर हम प्रत्यक्ष वस्तु का प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे कि हमने माना
जैसे कि विज्ञान विषय के अंदर प्रमुख रूप से इसका प्रयोग लिया जाता है कि जब उन्हें बालकों को बताना होता है, जैसे कि माना उन्हें छिपकली बताया या फिर मेंढक बताया, तो कई बार वह उनकी संरचना लाके दिखाते हैं। लेकिन इसका एक दोष भी है कि प्रत्येक वस्तु को लाके दिखाया नहीं जा सकता। जैसे कि मान लो बालक को हाथी दिखाना हो, अब हाथी को लेके आएंगे, उसके लिए समय धन की काफ़ी खर्च होगा, तो प्रत्येक वस्तु को दिखाना संभव नहीं है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी सामग्री मानी जाती है। कौन सी? प्रत्यक्ष, अर्थात बालक खुद अपनी आँखों से उस वस्तु को देख ले। अगर हम दूसरी सामग्री की बात करें तो हमारी दूसरी सामग्री होगी मॉडल, प्रतिमान या प्रतिदर्श या नमूना। हमारी पहली सामग्री थी प्रत्यक्ष, यानी कि उस वस्तु को ही प्रस्तुत करना जिस वस्तु की चर्चा हो रही है, और दूसरी हमारी सामग्री है मॉडल। इसके अन्य नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। मॉडल को प्रतिमान कहते हैं, प्रतिदर्श कहते हैं और नमूना भी कहते हैं। अर्थात माना कि जैसे हमें एरोप्लेन दिखाना है, तो हम एरोप्लेन न दिखा के उसको बालक को एक एरोप्लेन का खिलौना दिखा सकते हैं। कई बार आपने भी देखा होगा कि जब कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग या कोई भव्य मंदिर इत्यादि बनते हैं, तो उससे पहले उनका एक छोटा रूप अर्थात मॉडल बनाया जाता है। वह इसलिए बनाया जाता है ताकि समझने में आसानी हो। देखो, मॉडल दो प्रकार के होते हैं, एक तो गतिशील, दो प्रकार के होते हैं, एक तो गतिशील और एक अगतिशील यानी कि स्थिर। देखो, गतिशील को चलायमान भी कह सकते हैं, जैसे कि चलती गाड़ी का मॉडल। माना कि हम गाड़ी की बात कर रहे हैं और हम बालक के सामने छोटी गाड़ी ले आएँ जो कि रिमोट कंट्रोल से चलने वाली हो, या फिर हम उसे धक्का देके चलाएं, तो वो क्या हो गया? चलायमान हो गई। और एक खड़ी गाड़ी का मॉडल भी हम बता सकते हैं कि देखो ये गाड़ी खड़ी है, इसमें ये पार्ट्स होते हैं, इस तरह से। अगर सहायक सामग्रियों का क्रम की पहले अगर हम चर्चा करें तो वह उनका क्रम किस प्रकार होगा? देखिए, हमने दो जानकारी ले ली, दो सहायक सामग्रियों की, एक तो प्रत्यक्ष और एक मॉडल। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता जो देनी चाहिए वह हमें वास्तविक वस्तु अर्थात जैसे कि मैंने बात की प्रत्यक्ष की, प्रत्यक्ष वस्तु की। उसके बाद हम प्रयोग में लाएंगे मॉडल, और मॉडल के बाद हम लेंगे चित्र या चार्ट, यानी कि जिस वस्तु के बारे में बताना उसका। उसके बाद हम बताएंगे उसका रेखा चित्र, अगर, और उसके बाद हम बताएंगे मुख्य विवरण से। देखिए, सबसे पहले अगर संभव हो सके तो वास्तविक वस्तु दिखाएंगे, अगर संभव ना हो सके तो उसके बाद हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसका भी संभव नहीं हो पा रहा तो फिर हम चित्र दिखाएंगे। अगर बालक के सामने चित्र भी प्रस्तुत करना कठिन हो पा रहा है तब हम स्वयं रेखा चित्र द्वारा सिखा सकते हैं। ये भी अगर संभव नहीं है और हो सकता है सामग्री बिल्कुल ऐसी है जिसे हम मुख से वर्णन करके बताया जा सकता है, तो वह हो जाएगा मुख का विवरण। ठीक है, अब अगर हमारी अगली सामग्री जैसे कि मैंने आपको क्रम से बताया, प्रत्यक्ष हो गई, मॉडल हो गई, अब हमारे चित्र हैं। हमारी अगली जो सामग्री है सहायक सामग्री चित्र व चार्ट। जैसा कि आपको पता है, चार्ट या चित्र किसी भी वस्तु का या तो हम डायरेक्ट चित्र खरीद सकते हैं, जैसे कि माना कि घोड़ा अगर हमें बताना है, या फिर कैसे कबूतर हम बालक को बताएंगे, तो या तो दीवार पे हम कबूतर का फ़ोटो दिखा सकते हैं, या फिर हम बाज़ार से लाके दिखा सकते हैं, या स्वयं भी खाली कागज़ या चार्ट लेके उस पर ड्राइंग करके बना सकते हैं। तो वह क्या हो गया? चित्र या चार्ट। अब हमारा है रेखा चित्र। उसके बाद मैंने आपसे रेखा चित्र की चर्चा की, तो रेखा चित्र न चित्र दिखाओ, न चार्ट का इस्तेमाल करूं, न मॉडल दिखाऊं, न प्रत्यक्ष दिखाऊं, मैं खुद ही कह दूं कि देखिए ये चोंच होती है, ये कबूतर का सिर है, ये कबूतर के पंख हैं, ये हो गया कबूतर, अब ये कबूतर के पैर। तो लगभग बालक को सामान्य जानकारी हो जाएगी कि कबूतर थोड़ा ऐसा दिखता है। बिल्कुल भी कबूतर इस प्रकार का नहीं दिखता है, वैसे बालक इससे भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन आप समझदार हैं। मैंने सिर्फ चित्र बनाया है ताकि इस प्रकार चित्र बनाया जा सके। ये सिर्फ केवल एक हास्यास्पद बात थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। रेखा चित्र के बाद मानचित्र। जैसे कि हिंदी भाषी क्षेत्र को माना कि जैसे कि हम अगर बात करें, मैं उदाहरण दे रही हूँ मानचित्र का। अगर हम भारत की बात करें
तो मैं कहूँगी कि भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। अब 28 में से भी मैं इस प्रकार डिवाइडेशन कर सकती हूँ बहुत सारे, और मैं कह सकती हूँ कि इनमें से एक है हमारा राजस्थान। राजस्थान के अंदर भी मैं इस प्रकार वर्गीकरण कर दूँगी, राजस्थान में 33 जिले हैं और एक राजधानी, इसी में एक राजधानी हो गई। अब इसका भी मैं वर्गीकरण करके सभी के नाम लिख सकती हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया टोंक, जयपुर, अजमेर इत्यादि। तो ये क्या हो गया, एक तरह का मैंने रेखा चित्र वाला चार्ट बना दिया। मतलब ये क्या हो गया, मानचित्र का रूप मैंने दिखा दिया। तो इस प्रकार मैंने वर्गीकरण कर दिया। एक मानचित्र, ये रेखा चित्र वाला मानचित्र है। एक मानचित्र वह भी होता है जिसके अंदर भारत का नक्शा इस प्रकार होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये हो गया मानचित्र। अब इसमें मैं बता सकती हूँ कि यहाँ ऊपर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख है और नीचे कश्मीर कन्याकुमारी है और हमारा इधर राजस्थान है। तो इस प्रकार का मानचित्र, दो प्रकार के मानचित्र होते हैं, एक तो रेखा चित्र वाला और एक वस्तु का चित्र द्वारा। इसके बाद हमारी अगली जो सामग्री है वह है लिंगवा फोन, या जिसे मैंने कहा सीता वाद्य यंत्र। सीता वाद्य यंत्र देखिए, जो कि ये है केवल श्रव्य साधन, श्रव्य संसाधन है ये। भाषा में उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि शब्द अशुद्धि या भाषा अशुद्धि, ठीक है, के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें या तो हम आदर्श वाचन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और बच्चों को बालकों को सुना सकते हैं, या फिर हम बालकों की ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उन्हें सुना सकते हैं, जिससे कि बालक को पता चलेगा कि उसने कहाँ कहाँ गलतियाँ की और वह स्वयं सुधार कर सकता है। अब हमारी अगली जो हमारा जो अगला है वह हम सहायक सामग्री, वह है ग्रामोफोन, जिसे कहते हैं चूड़ी बाजा। ग्रामोफोन या चूड़ी बाजा, इस भी इसका नाम आता है। इसकी विशेषता है यह भी श्रव्य साधन है। यह गीत संगीत की शिक्षा देने में काम आता है, ठीक है। अगर हम इसी प्रकार क्रम में आगे बढ़ें तो हमारे पास आते हैं प्रक्षेपण सामग्री, जो कि मैंने आगे भी थोड़ी चर्चा की थी। इसको कहते हैं प्रोजेक्टर और आप इससे भली भांति परिचित हैं। देखिए, यह एक प्रक्षेपण, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि प्रक्षेपण यंत्र है। छोटे चित्रों को इसमें बड़ा कर सकते हैं, यानी कि छोटे चित्र इसमें बड़े हो सकते हैं और बड़े चित्र इसमें छोटे हो सकते हैं, यानी कि इसमें फैलना और संकुचित दोनों की क्षमता होती है। इसके प्रयोग के समय कमरे में अंधेरा होना चाहिए। सभी प्रकार के प्रोजेक्ट में बल्ब, लेंस व कांच का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कमरे में अंधेरा होना चाहिए और बल्ब आदि का प्रयोग होता है। अब हमारी अगली जो सहायक सामग्री है वह मैं तुलनात्मक रूप से आपको समझाना चाहूँगी। देखिए, एक शब्द है डायस्कोप, एक है एपिस्कोप और एक शब्द है एपीडायस्कोप। जैसे कि अब आप नाम से थोड़ा तुलना करके आप समझ गए होंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें डायस्कोप है, इसमें एपीडाय है, दोनों को मिला दिया तो एपीडाय हो गया, तो एपीडायस्कोप हो गया, ठीक है। देखिए, इसके जो नाम हैं, अन्य नाम है इसके, वह है मैजिक लैंटर्न, यानी कि जादुई लालटेन, ठीक है। यह दुनिया का पहला प्रोजेक्टर है, यानी कि दुनिया का पहला प्रोजेक्टर है। और अगर हम इसे कहें तो यह है, इनकी यही नाम है, और ये दूसरे तीसरे कुछ भी कोई से प्रोजेक्टर हो सकते हैं।
अब ये इसे मैं मिटा देती हूँ और इसके आगे की जो तुलना है वह मैं बताती हूँ। देखिए, यह है पारदर्शी यंत्र, यह है अपारदर्शी और यह है पारदर्शी भी है और अपारदर्शी। ठीक है, यह इसमें स्लाइडों का प्रयोग होता है। इसके अंदर चित्र को सूक्ष्म करके दिखाया जाता है तथा बड़ा भी कर सकते हैं। अब चित्र को सूक्ष्म व बड़ा दिखाना। ठीक है, इसका प्रयोग करते समय अंधेरा होना चाहिए, कमरे में अंधेरा होना चाहिए। देखिए, इसके अंदर जो इमेजिंग, इसकी हम बात कर रहे हैं डायस्कोप की, इसके माध्यम से कांच की पारदर्शी स्लाइडों पर बने चित्रों को बड़ा करके प्रक्षेपित किया जाता है। सर्वप्रथम इन स्लाइडों को साबुन से धोकर जिलेटिन में घोल में डुबो दिया जाता है। यानी कि इसको सबसे पहले जो इसकी स्लाइड होती है उसको साबुन में धोएंगे। साबुन किसे धोएंगे? स्लाइडों को साबुन में धोएंगे। धोने के बाद जिलेटिन के घोल में डुबोएंगे। धोने के बाद क्या करेंगे? जिलेटिन के घोल में डुबोएंगे। उसको घोल में डुबोने के बाद उसे सुखाकर फिर इस पर चित्र बना लिए जाते हैं। इसे ही प्रक्षेपी यंत्र कहते हैं। ये एक तरह की दृश्य सामग्री हो गई हमारी। जैसे कि मैंने कहा कि इसमें बल्ब, लेंस, कांच का प्रयोग हो रहा है, तो आप देख सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो प्रयोग करते समय कमरे में अंधेरा होना चाहिए। इसमें भी बल्ब, लेंस, कांच का प्रयोग किया जाएगा। इस यंत्र के द्वारा चित्रों को सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव को भी हम, छोटा पदार्थों को भी हम देख सकते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं। देखिए, यह एक प्रक्षेपी यंत्र है। इसमें चित्रों का बड़ा रूप दिखाया जाता है, यानी कि छोटे को, कोई छोटा जीव है उसको हम बड़ा करके देख सकते हैं। यह तो आपने देख लिया होगा, यह मुख्यतः विज्ञान में काम आता है, क्योंकि वहाँ पे हम छोटे जीव जंतु या सूक्ष्म जीवाणु कीटाणु को बड़ा करके देखते हैं। और ये जो है एपिडायस्कोपी, इसकी पारदर्शी स्लाइडों पर बने चित्रों को बड़ा करके प्रक्षेपित करने के अलावा सीधे ही किसी सूक्ष्म पदार्थ, जीव या पदार्थों, पुस्तकों पर बने चित्रों को बड़ा करके प्रक्षेपित किया जाता है। अर्थात इसको डायरेक्ट दिखाया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट ही जो भी पुस्तक है उसको बड़ा करके दिखा देंगे, यानी कि इसका प्रयोग डायरेक्ट किया जाता है। अब हमारे जो और सहायक सामग्रियाँ हैं हम उसका अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, हमारी है पारदर्शिका। नाम से पता चल रहा है पारदर्शिकाएं, यानी कि ट्रांसपरेशिया। ठीक है, इस यंत्र के माध्यम से प्लास्टिक की शीटों पर बने चित्रों को बड़ा करके प्रक्षेपित किया जाता है। प्लास्टिक की शीटें पारदर्शी होती है, इसलिए इसका नाम भी पारदर्शिका है। अर्थात हम देख सकते हैं कि इसमें भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्लास्टिक की शीट होती है। अब हमारी जो अगली है, हमारा जो अगला है वह है LCD प्रोजेक्ट। अब LCD का नाम अगर पूछा जाएगा तो हम लिख सकते हैं लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले। ठीक है, लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले। देखिए, कंप्यूटर और इंटरनेट से शिक्षा देने के लिए मुख्य प्रयोग में लिया जाता है, यानी कि यूज इसका होता है कंप्यूटर और इंटरनेट की यूज हो सकता है। ठीक है, अब हमारा जो अगला है वह है DLP, यानी कि डिजिटल लाइट प्रोसेस। डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। देखिए, यह भी कंप्यूटर, इसके अंदर भी कंप्यूटर
और इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अब हम आगे बात करेंगे फिल्म स्ट्रिप। फिल्म स्ट्रिप क्या होती है? चित्र पट्टिका। चित्र पट्टिका। चित्र पट्टिका यह एक दृश्य सामग्री है। यह एक स्थिर है, स्थिर चित्र। इसमें स्थिर चित्र होते हैं, स्थिर चित्र होते हैं। इसके अंदर सेल्यूलोज एसीटेट से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? सेल्यूलोज एसीटेट से निर्मित होती है यह एक इसका आदर्श चित्र साइज भी कई बार पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आदर्श चित्र साइज 35 mm होना चाहिए। तो देखिए, हमने हमारी सभी शिक्षण सहायक सामग्रियाँ लगभग कंप्लीट कर ली है। हमने सबसे पहले पाठ्य पुस्तक की चर्चा की। पाठ्य पुस्तक की चर्चा करने के बाद हमने शामपट्ट की चर्चा की। शामपट्ट के बाद हमने प्रक्षेपी अप्रक्षेपी कई यंत्रों की हमने चर्चा की। हमने प्रत्यक्ष वस्तु का, मॉडल का, चित्र, रेखाचित्र, मानचित्र आदि की चर्चा की। लिंगोफोन, ग्रामोफोन, डायस्कोप, एपिस्कोप, एपीडायस्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्ट और एलसीडी, डीएलपी, फिल्म स्ट्रिप इत्यादि का हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया। कक्षा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।